नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति दिखाई मानवता। स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों को मिलेगी 2500 रुपए मासिक पेंशन। कोविड-19 के दोबारा फैलने की आशंका के मद्देनजर राज्य में आगामी 27 दिसंबर को की जाएगी मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री विज ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत। हरियाणा में आज 24 दिसंबर से टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। दादरी में पहुंची कोवैक्सीन की 1500 डोज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए तीसरी और चौथी स्टेज के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इससे पहले देश में केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो स्टेज 3 के कैंसर पीड़ितों को 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री ने मई 2022 को जब उनसे कैंसर पीड़ितों के परिवार मिले थे तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, परंतु वे डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मानवता के नाते वे कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। इस योजना के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ने यह सुझाव दिया है कि यह पेंशन मरीज के जीवित रहने तक जारी रहेगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह निर्णय लिया कि अगर मरीज किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे भी 2500 रुपए की मासिक पेंशन अतिरिक्त रूप में मिलेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के दोबारा फैलने की आशंका के मद्देनजर राज्य में आगामी 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा राज्य की हर सुविधा में पिछली कोरोना की 3 लहरों को देखते हुए एक फ्लू कॉर्नर बनाया जाएगा ताकि संक्रमित मरीज को वहां पर रखा जा सके। इसी तरह फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इत्यादि के मामलों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। विज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड के दोबारा फैलने की आशंका के चलते इस अज्ञात दुश्मन से लड़ने के लिए समय पर सारे देश को सचेत किया है और सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपने स्तर पर भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य और संबंधित अन्य विभागों के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पिछले 3 कोरोना की लहरों को देखते हुए हर सुविधा के अंदर एक फ्लू कॉर्नर बनाया जाए ताकि जो संक्रमित मरीजों ने वहां पर रखा जा सके। इसके अलावा इस दौरान जो भी फ्लू के मामले आएंगे उन सबका RT-PCR किया जाएगा। सांसद संजय भाटिया ने करनाल के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सांसद ने शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 82 कार्य होने थे, जिनमें 51 कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। बाकी पर कार्य चल रहा है, बाकी के कार्य भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं इस दौरान सांसद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। कई बार डिले भी होती है और नेक्स्ट टाइम की जल्दी भी होगी और काफ़ी एजेंडे थे, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स के थे। जो टारगेट्स थे उन्होंने कहाँ तक कंप्लीट किए, उसमें नए सुझाव भी जुड़ते हैं। पिछली मीटिंग के भी सुझाव मिनट्स में आए हुए थे, तो बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई। बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम जो पिछली बार भी मीटिंग में इनके जिम्मे लगाया था, लगभग सब ने पूरा प्रयास करके उसको पूरा करा। परेशानी बहुत बड़ी है, करनाल जिले में एक तहसीलदार है, ये लास्ट में ये विषय आया, मुझे नहीं पता आप खड़े थे अंदर नहीं खड़े थे, मैंने ये विषय लिया है और मैंने बोला है उनको। एक नीलोखेड़ी के तहसीलदार अभी बाहर में आया तो लोग रजिस्ट्री कराने के लिए दिक्कत में खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा भी एक निशानदेही के लिए गए हुए थे, ये था। उन्होंने मैं डी साहब से मैं पूरी बात कर लूँ, एक बार पूरी बात कर लूँ, एक बार पूरी बात कर लूँ, आप मेरा पूरा आपके सवाल का पूरा जवाब आ जाए तो आप नेक्स्ट। तो मैंने उनको कहा कि ये प्रॉपर वे नहीं है और तो अभी उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी, वो भी छुट्टी पे थे। लेकिन कोई ना कोई, मैंने कहा भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर तहसील के अंदर काम रहता है,
कोई ना कोई रहना चाहिए। ये भी लास्ट में मैंने बात तो 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी हुई और 1 तहसीलदार नौकरी छोड़ गए, उसके बाद विजिलेंस के डर से आप कोई नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, तो ये प्रेशर तो रहना ही चाहिए, ये करप्ट आदमी को तो ये प्रेशर रहना ही चाहिए। 6 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग करप्शन से भी परेशान थे। आप मीडिया के लोग, हम लगातार करप्शन के इश्यूज उठाते थे, परेशान थे। थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, लोगों ने इसको करप्शन को अपना एकाधिकार मान लिया था, कोई डर भय उस बात का कम था, तो डर भय पैदा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को मदद, उसमें आपको उसको लेके आपको मदद करनी चाहिए, ये अवेयरनेस करनी चाहिए। अच्छी बात है, करप्ट कोई भी है बख्शा नहीं जाना चाहिए। बुरा हाल है, काफी परेशानियां आ रही हैं। आपसे पीछे भी सवाल पूछा था, सीएम साहब से भी पूछा था, निकाय मंत्री जी से पूछा था कि 1 साल हो गए लोग परेशान हो रहे हैं काफी। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पूरा प्रयास हो रहा है कि सेल्फ असेसमेंट का, मैंने ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करी है कि अगर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनीज के सर्वे के कारण, गड़बड़ी के कारण, और अप्रूव्ड एरियाज को भी कई बार अनअप्रूव्ड एरिया, ये वेरियस मीटिंग्स के अंदर ये मुद्दा उठाया जा सका। और मैंने अभी सेल्फ असेसमेंट का एक फॉर्म भी अपने साथियों के साथ मिलके उसको क्रिएट किया और मैंने सीएम साहब के सामने रखा है। नगरपालिका सदन की बैठक बुलाई गई, लेकिन मीटिंग 30 मिनट में ही निपट गई, क्योंकि प्रस्तावित एजेंडे और पर पार्षदों के हस्ताक्षर करवाए और काजू बादाम और बर्फी खिलाकर मीटिंग खत्म कर दी गई। इसमें एजेंडे के अलावा पार्षदों व प्रतिनिधियों का कोई भी मुद्दा नहीं रखा जा सका, जिससे वार्ड 12 से पार्षद सरिता के प्रतिनिधि कपिल राणा भड़क गए और प्रधान हैप्पी लक गुप्ता के सामने ही खरी खरी सुनाई। कपिल ने सदन में कहा कि हम अपने वार्ड के मुद्दे लिखकर लाए हैं, लेकिन सदन को उनसे कोई भी मतलब नहीं है, क्या हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं। और पार्षद सरिता ने भी आरोप लगाया कि एजेंडों के अलावा कोई भी अन्य मुद्दे रखने का समय नहीं दिया गया। जब हम लोग मुद्दे नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे सेक्रेटरी साहब तक है, वो कह रहे भाई मेरी तो मीटिंग है। अगर इतना बिजी शेड्यूल था तो आप 1-2 दिन आगे पीछा कर लेते मीटिंग, जरूरी थोड़ी था जी। जब सुने ही नहीं जी, जब हम रख ही नहीं पाए कुछ भी बात, तो फायदा क्या है जी उस चीज का। क्या कुछ मांगे रखी थी हमने, क्या आपके मुद्दे मांगे तो जी मैं रख दा, आप लोगों के आगे रख दा, ठीक है, बहुत कुछ था यहाँ पे, ठीक है। अब ये इतनी उत्सुकता दिखा रहे हुए है ना, इन्होंने पिछले 2-3 दिन में हर एक पार्षद को ये बोल दिया भाई आप अपने है ना वार्ड के काम लिखवाओ। अरे अब पिछले तो आप लोगों ने काम नहीं करे, ठीक है, आगे पीछे छोड़ आगे बढ़ा वाली राजनीति कर रहे हैं जी। और जो पिछले कार्य हैं वे हो गए, वे तो ही नहीं आज तक। ये तो देखो सेक्रेटरी साहब को पड़ा है, यही प्रोसीजर है, आती हाजिरी लगती है, वो हाजिरी के साइन होते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही आता रहा है पहले से ही। और पार्षद सभी अंदर थे, पार्षद प्रतिनिधियों ने अपने जो भी मुद्दे बताए थे वो सभी मीटिंग में रखे गए थे। लेकिन फिर भी अगर किसी पार्षद का रह गया है तो मैंने उनको कहा है अभी प्रोसीडिंग में मेरे पास पावर है, अन्य मुद्दे मैं उनके ऐड कर दूंगा। लेकिन पार्षद जो प्रतिनिधि अगर कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो वैसे नॉर्मल डेली कमेटी में आते ही हैं और सेक्रेटरी से भी मिलते ही हैं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। पार्षद जो लेडी पार्षद है वो तो कह सकते हैं भाई हम कभी मिल नहीं पाते हैं, हम अपने मुद्दे, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो तो रोजाना ही अपना सेक्रेटरी से, एमई से, सभी से मिलते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। और फिर भी मैं आश्वासन देता हूँ भी अगर किसी का रह गया, आज मीटिंग थी हमारी करनाल डीसी ऑफिस में, वहाँ सांसद जी ने मीटिंग ली हुई है, सभी सेक्रेटरीज को, सभी प्रधानों को, सभी एमएलएज को बुलाया हुआ है वहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग अगर देखो कोई जाना है ऑफिशियल मीटिंग में, कोई तैयारी करनी है तो उसके लिए तो देखो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अपने जो मीटिंग खत्म होने के बाद ही गए हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मीटिंग बीच में छोड़ के चले गए हैं। मीटिंग जब बंद होगी थी, क्लोज होगी थी, उसके बाद ही गए हैं, जब चाय नाश्ता चल रहा था यहाँ पे। ऐसी कोई, और अगर पार्षद का कोई बात रह भी गई है तो इसमें कोई दूर थोड़ी है, ये कोई 5 साल बाद का थोड़ी है कि भाई 5 साल में एक ही बारी मिलना है, हम दोबारा मिलवा दूंगा मैं। सरकारी स्कूलों में एजुकेशन लेवल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की टीमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर रही हैं। इसके तहत अधिकारी न सिर्फ स्कूली बच्चों का एजुकेशन लेवल चेक कर रहे हैं, बल्कि छात्रों के बीच में बैठकर ही अध्यापकों के पढ़ाने के तरीके भी देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय पंचकुला के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल सिंह व सहायक निदेशक कुलदीप मेहता अपनी टीम के साथ घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया। छात्रों और अध्यापकों के हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए गए और विद्यालय को सरकार की ओर से मिलने वाले सभी ग्रांटों एवं फंडों से भी कार्यों की जांच की गई। विद्यालय में साफ सफाई व शौचालय व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। सरकार की ओर से दोपहर को मिलने वाला मिड डे मील में आटा, चावल और अन्य सामान को भी चेक किया गया। हर कक्षा में जाकर बच्चों के लर्निंग लेवल को जांचा गया और अध्यापकों को पढ़ाने का तरीका कैसा होता है बच्चों के बीच में बैठकर देखा गया। वहीं उन्होंने अंत में सभी अध्यापकों की मीटिंग ली और विद्यालय में जो कमियां दिखी उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। आप सबको पता है हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण, जिसमें हम हर एक शुक्रवार को
कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके वहाँ जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो आज जैसे करनाल में हम लोग आए हुए हैं तो टोटल लगभग 117 स्कूलों की विजिट की जा रही है। आज हमारे एसीएस साहब भी हैं करनाल के एक स्कूल में, मुझे ये स्कूल मिला है। इसी तरह से हमारी एससीईआरटी की टीम, डाइट की टीम और हेडक्वार्टर के जो एचसीएस अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सभी को स्कूल अलॉट किया गया है और हम स्कूल में इंस्पेक्शन कर ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स, एक तो पहले एकेडमिक मॉनिटरिंग के ऊपर हमारा फोकस है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ा कैसा रहे हैं, हम कैसे और अच्छा उनसे पढ़वा सकें, उनका बच्चों के साथ कनेक्शन कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर आते हैं क्लासरूम में अपना सिलेबस पूरा किया और चले गए और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा एक प्रयास है कि हम कैसे एकेडमिकली अपने बच्चों की लर्निंग लेवल बढ़ाएं, साथ ही साथ हेडक्वार्टर से इन स्कूलों को क्या क्या सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम असेस करें, इनसे हम बातचीत करें और ताकि हम उसके हिसाब से आगे की पॉलिसी का और सभी चीज़ों का निर्धारण कर सकें। एंटी नारकोटिक सेल की टीम द्वारा नशा तस्करों द्वारा धरपकड़ लगातार जारी है। टीम ने 2 व्यक्तियों को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी नशा बेचने की फिराक में थे। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया ने बताया कि आरोपी मुंशी के खिलाफ पहले भी करीब 4 मामले नशा तस्करी व अन्य केस दर्ज है, जबकि आरोपी आलिम पर 4 मामले पहले दर्ज हैं जो कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी लंबे समय से नशे बेचने का काम कर रहे थे। पता लगा था कि प्रताप नगर एरिया में एक नशे का कारोबार चल रहा है, जो हमने एसएचओ प्रताप नगर से बात कर इकट्ठी हमने एक ज्वाइंट टीम बनाई है और ज्वाइंट टीम में मुखबिर के आधार पर हमने रेड किया, जो नागलपट्टी से 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा है, जो एक का नाम आलिम है, दूसरे का मुंशी है। और मौके पर मजिस्ट्रेट को बुला के उनकी तलाशी ली गई, जो दौरान तलाशी आलिम से 9 ग्राम स्मैक और मुंशी से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिनको पूरी प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। और जो पूछताछ के दौरान आज सुबह इन्होंने बताया कि हमने एक साजिद नाम के व्यक्ति से वो खरीदी, जिस पे हमने अपनी रेड की गई है, जो साजिद को भी आज सुबह बम्बेपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो सर क्या इनके ऊपर कोई और भी मामले दर्ज है पहले? हाँ, अभी जो पूछताछ में अभी तक की पूछताछ में आया, जो मुंशी के खिलाफ भी 3-4 मुकदमे दर्ज है, जिसमें स्मैक के और अन्य मुकदमे दर्ज है, और आलिम के खिलाफ भी 3-4 अभियोग दर्ज है, जिसमें नशे के लेकर और अन्य मुकदमे दर्ज है। कब से काम कर रहे थे, कब इसमें? ये जो पता लगा अब तक की पूछताछ में, ये 3-4 साल से काम कर रहे थे और इनके खिलाफ पहले भी विचाराधीन है मुकदमे, और इनसे पूछताछ कर रहे हैं और भी अन्य उसमें पूछताछ में और भी खुलासा हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर तो प्रॉपर्टी की भी जांच करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी इन्होंने नशे से बनाई है तो उसके लिए भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा में आज 24 दिसंबर से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। दादरी में भी 17 स्वास्थ्य केंद्रों पर एक बार फिर से वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की जा रही है। इसके लिए कोवैक्सीन की 15 डोज दादरी में पहुंच गई हैं। दरअसल यहां कोवैक्सीन का मौजूदा स्टॉक खत्म हो गया था। बता दें कि अब तक दादरी में 8,083 लोग कोरोना का शिकार बने हैं। इनमें से 147 की मौत हुई है, जबकि 7,936 स्वस्थ हुए हैं। वैक्सीन की खेप पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है और उन्होंने बताया कि फिलहाल कोविशील्ड का स्टॉक जिले में खत्म हो गया है। सरकार की ओर से फिलहाल कोवैक्सीन ही भेजी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा करनाल में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश भर के संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता इस मीटिंग में पहुंचे हैं। कुछ समय पहले संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कहा गया था कि 26 जनवरी से भारत में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसकी रणनीति को बनाने के लिए यह बैठक रखी गई है। मीटिंग में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि आज कई मुद्दों पर आपस में चर्चा की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि आने वाले 26 जनवरी के दिन किसान मोर्चा के द्वारा दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी और आंदोलन के लिए मीटिंग में चर्चा की जाएगी। जो भी मीटिंग में सभी किसान नेताओं की सहमति बनेगी, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। 26 जनवरी को जो बात आ रही है वो क्या रहेगा, किस हिसाब से? और 26 जनवरी तो भाई ट्रैक्टर दिवस है, 26 जनवरी रहती है 10 बजे तक, उसके बाद में ट्रैक्टर दिवस है 10 बजे के बाद। तो सर एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा?
बड़ा फैसला होगा। पूरे देश में मीटिंगें चल रही हैं, चर्चा पूरे देश में है। अभी हम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में थे, तो वहाँ पे एसकेएम की तरफ पूरा देश देख रहा है और उनको भी एमएसपी चाहिए, क्योंकि नारियल का भाव 8 रुपये का है। पूरा किसान नारियल का बर्बाद हो गया है। जो मसाले हैं उनके भी रेट कम है। जो वहाँ का मछली का फिशरीज का जो किसान है वो भी पूरा बर्बादी के कगार पे है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ समुद्र में अपने बड़े बड़े जहाज उतार दिए। छोटा जो फिशमैन था उसको मार दिया वहाँ पे। तो सब लोग साथ में हैं और एसकेएम की तरफ देख रहे हैं। यमुनानगर से साहिबजादा सेवा सोसाइटी की ओर से बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सरनी चौक के ऊपर 10 दिन का महान कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर अलग अलग रागी जत्थे पहुंचकर अपनी हाजिरी को लगा रहे हैं और गुरु की बानी से आई हुई संगत को भी निहाल कर रहे हैं। आज भी पटना से आए भाई सरबजीत सिंह के द्वारा गुरु की बानी यहां आई हुई संगत को निहाल किया गया, जिसमें उन्होंने सभी संगत को गुरु घर से जुड़े रहने के बारे में शिक्षा दी। गांव जांबा के पास कार की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक गांव से बाइक पर सवार होकर कुरुक्षेत्र जा रहा था, रास्ते में उसके साथ हादसा हो गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव सावन निवासी विक्रम कुरुक्षेत्र में फर्नीचर बनाने का काम करता था और वह गांव से कुरुक्षेत्र ठेकेदार उससे पैसे लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गांव जांबा के पास पहुंचा तो कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर विक्रम बुरी तरह से सड़क पर गिरकर घायल हो गया और गंभीर हालत में उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। ये गांव सावत का है जी, भारत कॉलोनी में रहता था जी, नहर के पास कॉलोनी है जी। ये कॉलोनी से यानी कि कुरुक्षेत्र के नाम का चला है ठेकेदार के पास पैसे लेने के लिए। जैसे ही नहर पार करी जांबा के पास आसपास, मतलब वहीं कार ने एक्सीडेंट कर दिया जिसको, है जी। उसके बाद नीलोखड़ी ले जिसको। क्या काम करता है? ये फर्नीचर का काम, लकड़ी का पैसे ठेकेदार के पास जा रहे पैसे लेने के लिए। भी कुछ कहते थे पैसे लें ठेकेदार से, तो आगे रास्ते में हादसा हो गया। एक लड़का और था जिसको भी चोट है जी। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप? देखो जी, हम तो कहे इंसाफ होना चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए कार वाले के खिलाफ। मानसिक रूप से परेशान यमुनानगर की विजय कॉलोनी में रहने वाले एक नवयुवक सतीश कुमार ने घर में पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी कि विजय कॉलोनी में कोई बच्चे ने जो है ना वो फांसी खाकर तो आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से नाश यहाँ लेकर आए। यहाँ पर कार्रवाई 174 कार्रवाई की गई है। कहाँ थे सब लोग जब ये हादसा किया इसने? ये बच्चा नीचे अकेले ही बताया गया है, नीचे जो कमरे में अकेला था, बाकी पेरेंट्स ऊपर बैठे हुए थे। क्या नाम है इसका मृतक? सतीश इसका नाम है। सतीश की उम्र इसकी 21 की है। रहने वाले कहाँ के? रहने विजय कॉलोनी के। परिजनों का क्या कहना? परिजन कह रहे भी थोड़ा मानसिक तौर पे अभी परेशान चल रहे थे काफ़ी दिन से, 6 महीने के करीब, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? 174 की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का कोई किसी किस्म का कोई अभी तक कोई वैसा नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र हल्का नीलोखेड़ी के कार्यकर्ताओं और स्वच्छता योद्धाओं के साथ गोपाल गोस्वामी के सौजन्य से चुलकाना धाम और आहुलाना धाम का एक दिन की यात्रा के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। सुभाष चंद्र ने कहा कि आपसी भाईचारा बना रहे और इसी को लेकर गोपाल गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए और श्याम प्रेमियों के साथ चुलकाना और आहुलाना धाम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।